Dear students, now our next topic is resolution of vector. इससे पहले हम एडिशन सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। अब हम आपको सिखाएंगे रेजोल्यूशन क्या होता है। तो जो रेजोल्यूशन का मीनिंग अगर देखा जाए, रेजोल्यूशन का मतलब होता है टू स्प्लिट, टू ब्रेक। सो वेक्टर को ब्रेक करना है, वेक्टर को स्प्लिट करना है, राइट। अब जब सेपरेट करोगे तो वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी टू स्प्लिट ए वेक्टर इनटू पार्ट्स, कैन बी नंबर ऑफ पार्ट्स। सो वो अब हम सीखने जा रहे हैं आज। दूसरा लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है एडिशन का उलट है। एडिशन तो हमने सीखा है, हाउ टू ऐड वेक्टर्स। तो इनवर्स ऑफ एडिशन को भी कहा जा सकता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे बच्चों मैं आपको यहां फिगर में समझाऊंगा। देखो बच्चों, आपने पढ़ा था अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट, ए वेक्टर ए वेक्टर बी, उनको हम ऐड करते थे, उनका हम रिजल्टेंट निकालते थे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। जैसे फिगर में वेक्टर ए और वेक्टर बी दो गिवन वेक्टर हैं और इनको जब हम ऐड करते थे ट्रायंगल लॉ से तो ये बनता था इन दोनों का रिजल्टेंट, और हम लिखते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, राइट। फिर इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे, आप सबको पता है। तो इसी तरीके से इस फिगर में देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इन दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर। तो दो वेक्टर दिए जाते थे, हम उनको ऐड करके एक वेक्टर निकालते थे, दैट वाज रिजल्टेंट वेक्टर। अब उल्टा करो, अगर एक वेक्टर मैं अब आपको दूं और उसको आप डिवाइड करो पार्ट्स में, स्प्लिट करो पार्ट्स में, उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन, राइट। अगर मैं अब आर दूंगा, एक वेक्टर ये आर है, तो क्या ये दोनों इसके पार्ट्स कहलाएंगे? यस, ये दोनों इस वेक्टर आर के कहलाएंगे कंपोनेंट्स, राइट, या फिर रिजॉल्व पार्ट्स के भी, ये भी कहा जा सकता है। सो फिर हम लिखेंगे वेक्टर आर, जैसे देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर इक्वल टू आर, करो उल्टा इसका, इनवर्स करो, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो उलट है सीधा एडिशन का आपका रेजोल्यूशन। वेक्टर आर को लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और एडिशन हम इसका था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर। सिंपल इनवर्स है एक दूसरे का। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू 2 और इनटू 3 कंपोनेंट्स। बच्चों जब इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर इस तरीके से पार्ट्स आ गए एक दूसरे के साथ, ए से राइट एंगल पे हूं, ए से दो पार्ट्स, तो इन दो पार्ट्स को हम उस समय बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर, ए वेक्टर हैज बीन रिजॉल्व्ड इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि दोनों पार्ट्स अगर राइट एंगल पे हों, अगर ऐसे हो तो ये दोनों कहलाते हैं आर्बिट्रेरी पार्ट्स, आर्बिट्रेरी कंपोनेंट्स। तो लिहाजा अब ये देखिए दो वेक्टर होते थे हमारे पास, राइट, और इनका रिजल्टेंट हम निकालते थे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। दोनों केसेस में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम निकालते थे आइदर बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। चलिए हम इसका उलट सीखते हैं, एंड दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए बच्चों सीखो अब कैसे एक वेक्टर हम रिजॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा एक वेक्टर को दो पार्ट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, और वो दो पार्ट्स होंगे एट राइट एंगल टू ईच अदर। यहां देखो बच्चों, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहा हूं, राइट, फिलहाल एक प्लेन ले रहा हूं, एक्स वाई प्लेन। तो एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, उसको रिप्रेजेंट ओपी से मैं कर रहा हूं। तो लीजिए मान लीजिए ये किस एंगल, इस एक्सिस के किस एंगल पे है, मान लीजिए थीटा। अब इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा, एक तरीका है, सीख लीजिए क्या करना बच्चों। आप क्या करेंगे, आपको सीधा जाना होगा हेड पे, इस वेक्टर के हेड पे जाके एक आपने परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करना होगा ऐसे, और एक इस साइड इस एक्सिस की ओर। क्या करना है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उस वेक्टर के टिप पे जाइए, हेड पे जाइए, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए एक्स एक्सिस की ओर, और दूसरा ड्रॉप करिए वाई एक्सिस की ओर। मैं बच्चों इनको नाम देता हूं, उससे इसको नाम देता हूं पीएम और इसका नाम देता हूं पीएन। तो बच्चों O टू M एक पार्ट बना और O टू N दूसरा पार्ट बना, कंपोनेंट बना। रिजॉल्व हो गया एक वेक्टर A इंटू 2 कंपोनेंट्स। ये है तरीका। OM जो है इसको मैं नाम दूंगा वेक्टर AX, क्योंकि एक्स एक्सिस की ओर है ए वाला, और ON को नाम दूंगा मैं वेक्टर AY,
ओके, तो वेक्टर ए एक्स और ए वाई बन गए वेक्टर ए के रिजॉल्व पार्ट्स। यहां मैं आपको एक चीज और बताऊंगा बच्चों, सर मुझे बताओ क्या पी एम और ओ एन इक्वल और पैरेलल है? यस है। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि ओ एन और एम पी इक्वल है? तो क्या ये भी ए वाई हो गया फिर? राइट, बिल्कुल हो गया। करो यहां पे यूज ट्राइंगल लॉ, यूज ट्राइंगल लॉ। यहां हियर बोलिए क्या लिखूंगा बच्चों? आई विल राइट इस पर ट्राइंगल लॉ, देखो ये और ये ऑर्डर में ये बन गया रिजल्टेंट। आई विल राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ओके, अब या फिर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए एक्स इज वेक्टर ओ एम प्लस व्हाट इज ए वाई, दिस इज वेक्टर एम पी। लेकिन क्या एमपी बच्चों एमपी ओ एन बराबर है, इक्वल है? यस। तो क्या फिर इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस, अब क्या लिखूंगा इसकी जगह? ये लिखूंगा वेक्टर ओ एन। देखिए बच्चों, क्या जो मैंने बोला था कि रेजोल्यूशन क्या होता है, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना और वो जो दो पार्ट्स हैं उनके सम के बराबर होता है आपका गिवन वेक्टर। तो व्हाट इज ओपी? ओपी इज योर गिवन वेक्टर और ये किसके बराबर आया? ओ एम प्लस ओ एन, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर। सो दिस इज सिंपली हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, इनटू टू पार्ट्स। और ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है बच्चों? राइट एंगल पे है, तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थोड़ा सा आगे मैं फिर करता हूं इसको सॉल्व। आई विल राइट इट, वेक्टर ओपी को मैंने क्या लिखना है? वेक्टर ए, फिर से लिखूंगा इसको। ओ एम क्या है आपका बच्चों? दिस इज वेक्टर ए एक्स और ओ एन क्या है आपका? वेक्टर ए वाई। अब बच्चों इसको थोड़ा सा मैं आगे फिर देखो, अब मैं यूनिट वेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बच्चों बोलो ये वेक्टर ए एक्स जो है वेक्टर ए का एक पार्ट है, किधर? एक्स एक्स की ओर। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? खाली लिखूंगा मैं ए एक्स यानी मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और बताइए एक्स एक्स की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर आई, याद है? यस। और इसको हम लिखेंगे खाली ए वाई, और बोलिए कौन डायरेक्शन देता है एक वेक्टर की जो वाई एक्सिस की ओर हो? यूनिट वेक्टर जे। ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट? सो ये हो गया इस वेक्टर ए के दोनों रिजॉल्व पार्ट्स या फिर बोलिए कंपोनेंट्स। चलिए अब जरा इन दोनों की बच्चों में आप क्या मैग्नीट्यूड निकालता हूं, राइट? डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं। इन दोनों जो पार्ट्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा बच्चों? आप देखिए ये इस ट्राइंगल को लीजिए, इन ट्राइंगल ओ एम पी। पहले बच्चों आप जरा फिगर को देखिए, ये एंगल क्या है? थीटा। बोले अब क्या ये भी एंगल थीटा होगा? इसको एक दो तरीकों से किया जा सकता है, इतनी आसान सा है। अगर ये थीटा ये भी थीटा, बिकॉज देयर आर अल्टरनेट एंगल्स। चलिए अब मुझे निकालना है ओ एम की वैल्यू और ओ एन की वैल्यू, जो वेक्टर ए के रिजॉल्व पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, लीजिए ट्राइंगल ओ एम पी, राइट? आपको ओ एम निकालना है। बोलो बच्चों, अगर मैं बोलूं ओ एम बाई ओ पी इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसके बराबर होगा? ओ एम बाई ओ पी। ओ एम इज बच्चों बेस, ओ पी इज हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। implies ओ एम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ पी cos थीटा implies ओ एम, व्हाट इज योर ओ एम? ओ एम इज योर component ax, so this is vector ax, right? Is equal to what is OP? OP is vector A cos theta, right? So ये हो गया इसका एक, इसकी वैल्यू हो गई वेक्टर x A cos theta के बराबर आया। तो ये लीजिए आप इसको इक्वेशन 1 लीजिए। इस तरीके से अब मैं आता हूं इस ट्राइंगल की ओर। ये वाली ट्राइंगल जो है, ये वाली ओ एन पी, इन ट्राइंगल ओ एन पी। अब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा। मैं निकालना चाहता हूं ओ एन। इफ आई राइट ओ एन बाय ओ पी, बोलो बच्चों क्या आएगा? इस एंगल के अपोजिट कौन है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ एन आएगा ओ पी साइन थीटा। व्हाट इज ओ एन? ये है ए वाई। ओ पी कितना है? वेक्टर ए साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, हमें दूसरा कंपोनेंट भी मिल गया, वैल्यू इसकी ए वाई, वेक्टर ए वाई ये वाला जो है ये कितना होगा? दिस इज माय इक्वेशन सेकेंड। तो याद रखिएगा कि एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है आपके सामने है। वेक्टर ए है तो इसका एक कंपोनेंट बना ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट बना ए साइन थीटा, और दोनों है एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे, सो दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चों कभी कभार आपको इसको शॉर्टकट में दूसरा नाम भी दे सकता हूं मैं। देखो ये जो वेक्टर है एक्स एक्स की ओर एंगल बना रहा है थीटा, राइट? तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम उस वक्त बोलते हैं, जैसे यहां पे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और फिर जो दूसरा राइट वाई एक्सिस की ओर गया, ये चला गया, इसको हम बोलते हैं फिर वर्टिकल कंपोनेंट। जिधर थीटा हो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये थीटा इस साइड होता, अगर ये थीटा यानी यहां होता, तो उस वक्त ए वाई होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कहलाता वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने एक वेक्टर को क्या किया? रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहां मैं आपको बच्चों जरा इन दोनों को क्या करता हूं, अब मैं चाहूंगा इन दोनों कंपोनेंट्स जो है, इन दोनों कंपोनेंट्स जो है इनका मैग्नीट्यूड, तो मैं ये मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को जरा स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आता है। स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड देन ऐड। फिर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर फिर ऐड करो। तो मैं साथ साथ ऐड करता हूं, आएगा ए एक्स स्क्वायर, खाली मैग्नीट्यूड करता हूं मैं, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंप्लाइज, अब यहां से कॉमन निकालिए ए स्क्वायर, तो विद इन ब्रैकेट आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। तो उसका मतलब आपका ए स्क्वायर आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, विच मीन्स ए जो है ये वेक्टर है जिसके मैंने कंपोनेंट्स किए, रिजॉल्व किया, जिसको उसका मैग्नीट्यूड निकल रहा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ए अगर मैं निकालूं बच्चों क्या आएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो आई बच्चों जरा गौर से देखिएगा, ये क्या दे रही है आपको? ये इक्वेशन बता रही है कि जो वेक्टर आपको था गिवन वेक्टर, उसको जब हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट की फॉर्म में क्या होगा, ये इक्वेशन देगी आपको। इसको भी याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मैं अभी एप्लीकेशन दिखाता हूं, ये जो है इसका क्या कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों मान लो इधर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे देखिए, ये एक आपने किसी बक्स पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन और जमीन के साथ 30 डिग्री पे, ठीक? अब इसलिए आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स बता सकते हो, राइट? दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? डेफिनेटली एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। तो बोलिए एफ कॉस थीटा कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा होगा 10 cos 30। व्हाट इज cos 30? √3/2। चलिए पहले वैल्यू लगाते हैं। दिस इज 10 √3/2 which is nothing but 5√3 न्यूटन। 10 न्यूटन मैंने इधर एक बक्स से मैंने फोर्स उस पर लगाई जमीन के साथ, किस एंगल पे? 30 डिग्री पे। तो आगे की ओर जो उस पर फोर्स लगेगी वो होगी 5√3 न्यूटन, और ऊपर की ओर कितनी लगेगी? और आपको पता है ऊपर होगा एफ साइन थीटा, और ये बराबर होगा 10 sin 30। This is 10, what is sin 30? 1/2, and this is 5 Newton। 5 Newton up और 5√3 न्यूटन
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये इस 10 न्यूटन के हैं, कंपोनेंट्स हैं। अब हम ये पता लगाना चाहिए क्या इन दोनों का जो है, इन दोनों का सम क्या फिर से आएगा यही 10 ही, क्योंकि F तो दो पार्ट्स में बढ़ गया। क्या इन दोनों का सम F ही होगा? करिए इसका इस्तेमाल जो मैंने यहां भी निकाला कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों कंपोनेंट्स के इसके बराबर, सम के बराबर, रूट करके करना पड़ेगा। तो जरा बताइए क्या आएगा आंसर, इसको यूज करिए। तो क्या आएगा? व्हाट इज A इज योर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट, व्हाट इज योर AX आपका ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज 5√3 स्क्वायर है बच्चों का स्क्वायर, प्लस AY ये वाला है, राइट, दिस इज 5 का स्क्वायर। वो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS RHS बराबर आएगा। क्या आएगा? ये आएगा 75, ये आएगा 25, दिस इज अंडर रूट 100। तो क्या एग्जैक्टली 10 ही है? यस, 10 ही था हमारा गिवन वेक्टर फोर्स। और जो है कंपोनेंट की फॉर्म में मैंने जब उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो सेम आ गया। तो इस तरीके से ये बहुत अहम है इक्वेशन, इसको याद रखिएगा। सो इस तरीके से छोटी सी न्यूमेरिकल थी ये। तो एक फोर्स 10 न्यूटन लग रही थी एक बॉडी पर, राइट, विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट्स पहले मैंने निकाले, सिखाए कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। फिर मैंने उल्टा भी किया, क्या इन दोनों का सम गिवन वेक्टर के बराबर ही होगा, तो वो सेम आ गया, राइट। अगर आप चाहें इस गिवन वेक्टर की जो है डायरेक्शन, ये जो थीटा है, ये भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो उसके लिए मुझे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन मेरी थी दैट वाज AY, दैट वाज A sin थीटा, मैंने मिटा दी ऊपर। सो माय सेकंड इक्वेशन, जो अगर मैं डिवाइड करूं फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट मेरी ये वाली है और ये सेकंड है, तो व्हाट आई गेट, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या सेकंड बाय फर्स्ट भी लिख सकते हैं। तो आई विल राइट A sin थीटा बाय A cos थीटा, RHS को RHS से डिवाइड कर रहा हूं, इज इक्वल टू AY बाय AX, A कैंसल, tan थीटा आएगा AY बाय AX। तो यहां से हम थीटा इजिली निकाल सकेंगे। तो थीटा आएगा बच्चों tan इनवर्स AY बाय AX। देखो डायरेक्शन है, इस एंगल की डायरेक्शन भी। तो इस तरीके से बच्चों अब आपने सीखा कि एक गिवन वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स और इवन इनटू 3 कंपोनेंट्स अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z। सो अब हम कुछ एप्लीकेशन भी सीखते हैं। तो जो देखिए एक एप्लीकेशन सिखाऊंगा, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं, राइट। अगर हम सिर्फ जमीन पर जैसे लेफ्ट राइट करती है फोर्स, या हम अगर लेफ्ट राइट करें, वो हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं जमीन पर, तो हम चल नहीं पाते हैं। लेकिन जो फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं, राइट, ऐसे हम फोर्स लगाते हैं, ऐसे जमीन पर टेंजेंशियल। जैसे यहां देखिए आपने फुट जमीन पे मारा है और आपने ये देखिए फोर्स लगाई है जमीन के साथ F, किस एंगल पे, ये ग्राउंड दिखा रहा हूं मैं, जमीन के साथ आप किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, थीटा। तो ये होगी आपकी एक्शन फोर्स। अब यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ भी लग सकता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ग्राउंड जो है वहां से आपके फुट पे क्या लगाएगा, फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट इज ये रिएक्शन। ये फोर्स होगी रिएक्शन फोर्स, और जिस एंगल पे आपने एक्शन किया उसी एंगल पे आपको क्या मिलेगी, रिएक्शन। तो सेम थीटा। ओके बच्चों, राइट। अब जरा देखिए, आप जिस डायरेक्शन मुझे रिएक्शन ग्राउंड दे रहा है, ये क्या हम उधर की तरफ चलते हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो आगे की ओर चलते हैं, सीधे आगे। वो कैसे पॉसिबल है, हम कैसे आगे चलेंगे? हाँ, उसके लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल है ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो फोर्स रिएक्शन इज अ फोर्स, ये जो जमीन या ग्राउंड हम पे लगा रहा है, ये बच्चों रिजॉल्व हो जाता है इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो ये देखिए ये रिजॉल्व हो जाएगा इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक ये पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो बच्चों ऊपर की ओर जो एक पार्ट हो गया, ये हो गया F sin थीटा, और एंगल जो F जो है रिएक्शन फोर्स जो इस ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बनाता है, और ये हो गया F cos थीटा। ठीक,
अब एफ साइन थीटा काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे, हम तो आगे जा रहे हैं। उसका मतलब आगे हमें कौन ले जा रहा है, एफ कॉस थीटा। फोर्स इधर लगा रही है जमीन हम पे, लेकिन हम उधर नहीं जा पा रहे हैं, हम तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए ये वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो फोर्स है ये काम नहीं कर रही है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे वेट के साथ बैलेंस हो गई, क्योंकि हमारा वेट किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स। तो इस तरीके से हम चल पाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब बच्चों ने ये भी देखा होगा कि आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आपको घर वालों ने दी होगी एक टॉय कार। ये एक टॉय कार, राइट। और इस टॉय कार को एक रस्सी लगी होती थी, और आप रस्सी पकड़ते थे, और इस रस्सी को आप जब आप खींचते थे, देखते हैं आप इसको खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, यानी आप फोर्स ऐसे लगाते हैं, तो आप इस रस्सी को आप ऐसे खींच रहे हैं, राइट। लेकिन कार उधर नहीं जाती, कार इधर जाती है। बोलिए यहां भी कैसे कह सकते हैं हम तो फोर्स इधर लगा रहे थे, कार इधर जा रही है। यहां भी बच्चों सेम, आप जमीन के साथ किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स बच्चों क्या हो जाती है, रिजॉल्व। एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। कार ऊपर की ओर नहीं जाती है, उसका मतलब एफ साइन थीटा वेट के साथ बैलेंस हो गई। और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, जिसकी मदद से आप इस कार को आगे ले जाते हो। तो ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लाइफ में मिलेंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगी। ये एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लॉन रोलर जो होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, अगर हमें आगे चलाना हो, पुश करना हो, तो ऐसे फोर्स लगाते हैं, वो आगे जाता है। या अगर हम उसको अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वो ऐसे चलता है, वहां भी हो गया, राइट। इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन है आपकी इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। तो अब मैं जो अगली एप्लीकेशन कराऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पहले मुझे फिगर बना। अब हम बच्चों एक और एप्लीकेशन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है अक्सर ये। इट इज इजियर टू पुल देन पुश ए लॉन रोलर और ए बॉडी। ये बच्चों आपने खुद भी देखा होगा, कहीं अगर घर में वो जो घास काटने वाली मशीन होती है लॉन की, अगर आप उसको अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, तो इजीली चलती है। अगर आप पुश करते हो तो जोर लगता है। रेडी है एग्जांपल, रेडी को पुश करो तो ज्यादा फोर्स लगती है, पुल करो तो कम फोर्स लगती है। ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह है, चलिए सीखते हैं। पहले पुल करते हैं बच्चों। देखिए एक रोलर मैंने लिया है जमीन पर, राइट, खड़ा है। इस रोलर को जब मैं अब पुल करता हूं, ये मैंने फोर्स लगाई एफ, पुल, तो जमीन के साथ कुछ यहाँ एंगल बनेगा। यहाँ पे देखिए, लीजिए किस एंगल पे मैंने पुल किया, थीटा। एक और फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी लग रही है, इस रोलर का वेट जो होगा डब्ल्यू एम जी, ओके, वो भी मैं दिखा रहा हूं। अब जब मैंने इस रोलर पर पुल किया, फोर्स ऐसे लगाई, मैं देखता हूं रोलर इधर को चलना शुरू करता है, इस डायरेक्शन में। ये ऐसा क्यों? वजह तो होनी चाहिए ना, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, रोलर इधर आ रहा है पुल करते समय। तो इसका सिंपल आंसर है बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा, कि ये फोर्स जो है बच्चों, इट गेट्स रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट ये हो गया, और एक कंपोनेंट ये हो गया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये डेफिनेटली होगा एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा, राइट। तो इस रोलर को आगे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एफ कॉस थीटा की। ये अब आपने जो फोर्स लगाई दिखा था, अभी दो पार्ट्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, रिजॉल्व हो गई, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में। एफ कॉस थीटा होगा रिस्पॉन्सिबल इसको आगे लेने में, और एफ साइन थीटा एक्ट करेगा ऊपर की ओर इस रोलर पे। तो इस तरीके से रोलर चल पाता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि पुल करते समय ये हमें क्यों लगता है लाइट, इजी क्यों होगा पुल करना एज कंपेयर टू पुश। तो अगर हम रोलर का नेट वेट अब देखें यहां बच्चों, नेट वेट जो होगा, नेट वेट ऑफ द रोलर, ये बराबर होगा असली वेट जो है डब्ल्यू, इसमें से ऊपर वाली फोर्स सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर लग रही है, वेट नीचे को लग रहा है, डब्ल्यू माइनस आपको करना पड़ेगा एफ साइन थीटा। डब्ल्यू वेट इज फोर्स, और ये मेरा एम जी के बराबर है, इसमें से असली वेट में से सब्ट्रैक्ट होगा कुछ फोर्स का हिस्सा, उसका मतलब नेट वेट ऑफ द रोलर असली आपको नहीं लगेगा, बल्कि उससे कम लगेगा। इसलिए आपको
आसानी होगी पुल करने में। चलिए जरा पुश करते हैं। अब मैं पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं जमीन के साथ। देखिए जमीन के साथ कुछ एंगल पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, से थीटा, राइट। ए से सीधा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन रोलर कहां जाता है? रोलर आगे को जाता है, ए से। फोर्स आप ए से लगा रहे हैं और रोलर आगे जा रहे हैं, राइट। अब इस रोलर पर दो फोर्स लगा रहे हैं, आप एक फोर्स लगा रहे हैं एफ और दूसरा इसका वेट है। अब क्यों ये आगे जा रहा है? सिंपल सी बात है, ये जो फोर्स है बच्चों, इट अगेन गेट्स रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा इसका एफ कॉस थीटा, दूसरा होगा नीचे की ओर एफ साइन थीटा। बोले बच्चों अब आगे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? एफ कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से रोलर को फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाई थी, लेकिन ये आगे चला गया। वजह बनी कि ये फोर्स रिजॉल्व हो गई इनटू टू कंपोनेंट्स और एफ कॉस थीटा जो है आगे लेने में हेल्प करेगा। अब बोलिए आपको क्यों मुश्किल होगा इसको पुश करना? जरा वेट को नजर मारिए। व्हाट इज नेट वेट ऑफ द रोलर? बच्चों देखो, असली वेट क्या था इसका? W mg। इसमें एक और कंपोनेंट फोर्स का ऐड हो रहा है, F sin थीटा। उसका मतलब इसका जो असली वेट था W, उसमें ऐड क्या हो रहा है? जो आपने फोर्स लगाई थी उसका एक हिस्सा F sin थीटा। सो देखिए, खुद ही देखिए बच्चों, mg में ऐड हो रहा है F sin थीटा। बोले अब नेट वेट, यहां भी देखो यहां भी देखो, यहां नेट वेट जो है, नेट वेट ज्यादा होगा पुश के मुकाबले में एज कंपेयर टू पुल। इसलिए हमें पुश करने में ज्यादा दिक्कत आती है और पुल करने में आसानी होती है। ये भी एक एप्लीकेशन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। तो आई एम श्योर बच्चों आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ गए होंगे आप। तो एक वेक्टर को हम आप रिजोल्व कर सकते हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स और इवन इन 3 कंपोनेंट्स। तो ओके, तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय।